व्यूअर्स नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। मंगोलिया के साथ भारत का एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है, जहां पे आने वाले समय में ये दोनों कंट्री अपने जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाने जा रहे हैं। अब आपका सवाल आएगा कि मंगोलिया आखिरकार भारत के लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है ही क्यों? बिकॉज मंगोलिया के बारे में जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट मंगोलिया कौटिल्य सिद्धांत के हिसाब से एक भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। बिकॉज आपको पता है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से जो हमारा नेबर होता है वो हमारा नेचुरल एनिमी होता है, और जो नेबर का नेबर होता है वो हमारा नेचुरल फ्रेंड होता है। अब इसी चीज को आप इस मैप से समझिए कि मंगोलिया जो है वो चाइना और रशिया के बीच में दबा हुआ एक कंट्री है। हमारे लिए रशिया से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है वो चाइना है। और आप इस मैप से समझ सकते हैं कि इंडिया का जो नेचुरल एनिमी है वो है चाइना, और नेबर का जो नेबर है, चाइना का जो नेबर है मंगोलिया, वो भारत का एक नेचुरल फ्रेंड है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट हम एक ट्रैप बिछा रहे हैं जिसके अंदर भारत अफगान के तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, वो भी बताता है कि कैसे हम आज कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को वापस से भारत के विदेश नीति में यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में बेखूबी एस जयशंकर ने अपनी किताब द इंडिया वे में बात की है कि कैसे आज के समय हमें एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और अपने विजडम, अपना कल्चर, अपना जो लेगेसी है जो महाभारत से आ रहा है, जो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से आ रहा है, उसको अप्लाई करने की जरूरत है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत और मंगोलिया की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। आप इस समाचार को देख सकते हैं कि दोनों कंट्री के जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इंडिया की तरफ से बीएसएफ और जो वहां की पैरामिलिट्री फोर्स है, ये दोनों फ्राइडे को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की है, जहां पे आने वाले समय में जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगे और साथ ही साथ बॉर्डर्स के ऊपर म्यूचुअल कोऑपरेशन को भी बढ़ाया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन किया दोनों कंट्री के पैरामिलिट्री फोर्स ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फ्रॉम इंडियन साइड एंड मंगोलियन जनरल अथॉरिटी फॉर बॉर्डर प्रोटेक्शन जो वहां की पैरामिलिट्री फोर्स है। इन दोनों के डायरेक्टर जनरल लेवल टॉक हुए थे, जो 2 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, लगभग 6 दिन तक चले हैं, और लास्ट फ्राइडे को ये पर्टिकुलर टॉक जो है ये कंक्लूड हुआ है। और इसी के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट निकल के आए हैं? तो पहला एग्रीमेंट निकल के आया है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो म्यूचुअल कोऑपरेशन को लगातार आने वाले समय में बढ़ाएंगे। बिकॉज इस समय दोनों कंट्री का जो बॉर्डर रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो लगभग सिमिलर है। जो बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके चैलेंजेस वो दोनों फेस कर रहे हैं वो भी सिमिलर है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जॉइंट ट्रेनिंग की भी बात हुई। इस समय आपको बताया कि मंगोलिया में बीएसएफ ऑफिसर्स भेजे गए हैं, वहां पे उनका ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा माउंटेनस रीजन्स में बाय द मंगोलियन पैरामिलिट्री फोर्स। और जो मंगोलियन पैरामिलिट्री फोर्स है उनका जॉइंट एक्सरसाइज एंड स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा बाय द बीएसएफ इंस्ट्रक्टर्स। तो दोनों के पैरामिलिट्री फोर्स, उन दोनों का जो एक्सपर्टीज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के फोर्सेस को ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे क्राइम को रोका जा सके, इसके लिए भी दोनों आने वाले समय में कोऑपरेशन करेंगे। और साथ ही साथ बॉर्डर कोऑपरेशन के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे के साथ ये लोग शेयर करेंगे। बॉर्डर पोस्ट और कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके, खासकर टेक्नोलॉजी का यूज करके बॉर्डर मैनेजमेंट में, इसके ऊपर भी ये दोनों बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों कंट्री के पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में आने वाले समय में सिनर्जी बन सकता है, एक कन्वर्जेंसेस हो सकता है। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा परेशान है, बिकॉज चाइना यही चीज भारत के साथ कंप्लीटली इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशियन रीजन में और हमारे साउथ एशिया के नेबरहुड में करने का प्रयास कर रहा है। अब भारत ने उसी गेम में चाइना को फंसाने का प्रयास किया है। ये जो पर्टिकुलर बातचीत है पिछले साल भी आप देख सकते हैं 17 मई 2024 को अगेन इंडिया मंगोलिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात हुई थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि अचानक आज इंडिया मंगोलिया ये दोनों एक साथ कन्वर्ज करने को तैयार है? आखिरकार एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी कैसे यहां पे चाइना के लिए बहुत एग्रेसिव मूव बन सकती है? इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट जितने भी एस्पिरेंट्स इस समय दिल्ली में हैं उनके लिए 2025 का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट
ऑफलाइन यूपीएससी सीएसई बूट कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है अनअकैडमी आईएएस। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के, जो इस समय दिल्ली में हैं, वो हमारे अनअकैडमी आईएएस तिवारी हाउस में जा सकते हैं। 9 फरवरी को 11 AM टू 6 PM ये अभी तक का सबसे ग्रैंड यूपीएससी सीएसई बूट कैंप है, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग, और साथ ही साथ आपको हैंडआउट्स फॉर रिवीजन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि अगर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, वहां पे एक लिंक दिखेगा। उस लिंक पे आपको शायद ये पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो एक फ्री इनिशिएटिव के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों के पीडीएफ्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे किसी भी 4 ऑफलाइन ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, प्रयागराज, मुखर्जी नगर, करोल बाग और पटना में। सो वी आर हैप्पी टू वेलकम यू। अब अगर बात करें भारत और मंगोलिया के रिलेशन, तो ये रिलेशन काफी पुराना है, 1955 से चल रहा है। लेकिन उस समय मंगोलिया और चाइना की रिलेशन काफी अच्छी थी, इसलिए भारत और मंगोलिया का रिलेशन कुछ खास नहीं था। लेकिन जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इंडिया और साथ ही साथ मंगोलिया अपने इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1994 में पहली बार ट्रीटी ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन दोनों के बीच में साइन हुआ। लेकिन उसके बाद भी रिलेशन में कोई सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इस रिलेशन में जो आज के हालात के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट विजिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जहां पे वो मंगोलिया गए थे 2015 में, वहां से दोनों कंट्री के रिलेशनशिप में एग्रेसिवनेस देखने को मिला है। इसका रीजन यही है कि इंडिया, आपको पता है, शी जिनपिंग 2013 में आए थे, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली बॉर्डर में इंडिया के साथ क्लैशेस बढ़ रहे थे। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे और वो भी चाइना के इस पॉलिसी को अग्रेसिवली काउंटर करना चाह रहे थे। मंगोलिया भी रिसेंट टाइम्स में हम लोग पढ़ेंगे आज कि कैसे चाइना का एग्रेशन झेल रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2015 के बाद पहली बार इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को अपग्रेड करके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया गया, जहां पे मुख्य तौर से फोकस था इकोनॉमी पे नहीं बल्कि डिफेंस पे। तो इसके बाद अगर आप देखिएगा, डिफेंस और इकोनॉमी ये दोनों पिलर ऑफ पार्टनरशिप काफी स्ट्रेंथन हुए हैं। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज जिस तरीके से इंडियन ओशियन रीजन में चाइना भारत के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी लाया है, उसी के अगेंस्ट भारत का अपना खुद का एक नेकलेस डायमंड स्ट्रैटेजी है, प्राइमरली टू एनसर्कल और टू ट्रैप चाइना। ये एस जयशंकर जी ने इसके बारे में कहीं कहा तो नहीं है ये, बट ये भारत सरकार की एक तरीके से अनऑफिशियल पॉलिसी है, जिसके अंदर आप देखिए चाबहार में, ईरान में चाबहार पोर्ट, दुकम पोर्ट ओमान में, फिर सामने वियतनाम में हमारा इन्वेस्टमेंट, जापान में, और मंगोलिया। मंगोलिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है बिकॉज ये चाइना के नॉर्थ में है, और वहां पे अगर हमारा किसी तरीके से रीच हो जाता है तो आप समझिए एक तरफ आपका जापान है, नीचे साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, नॉर्थ में मंगोलिया का और चाइना का डिस्प्यूट है, और इधर आप देखिएगा तो इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है। तो यही चाइना के अगेंस्ट ट्रैप भारत सरकार बनाने का प्रयास कर रहा है। और अब देखिए कॉन्स्टेंटली भारत और मंगोलिया के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, आप देखिए भारत जो है वो अब मंगोलिया के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी प्लांट को बनाने जा रहा है, उसका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करेगी। इसके अलावा कोयला एक्सपोर्ट अब भारत को मंगोलिया से किया जाएगा। तो ये भी बताता है कि कैसे हमारा, क्योंकि आपको पता होगा शायद मंगोलिया जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी एरिया है, लेकिन उसके पास पॉपुलेशन कम है। एक चीज बहुत ज्यादा है, वो है रिसोर्सेस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत और मंगोलिया के बीच में रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी बढ़ाने की प्रयास हो रही है। अब आखिरकार क्यों भारत ऐसा कर रहा है? बिकॉज मंगोलिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़े हैं। इसके मुख्य तौर से 4 रीजन है। पहला रीजन है कि मंगोलिया, आप देखें कि मंगोलिया के नॉर्थ में रशिया है और साउथ में चाइना है, ये दोनों अथॉरिटेरियन कंट्री हैं, लेकिन जो मंगोलिया है वो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। इसलिए मंगोलिया को हमेशा खतरा लगता है कि क्या रशिया और चाइना मंगोलिया के जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करके वहां पे डिक्टेटरशिप तो ना ले आए। तो ये पहला बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है, आप देखिए कि मंगोलिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी बढ़े हैं रिसेंट टाइम्स में। 2021 का लास्ट डेटा मेरे पास है, वहां पे दोनों के रिलेशन लगभग $10 बिलियन हैं, जो 2020 से 38% ज्यादा है। लेकिन इसमें सबसे गंभीर और चिंताजनक बात क्या है कि अगर हम बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया अगर ₹100 का सामान एक्सपोर्ट करता है, बेचता है बाहर, तो उसका लगभग 70
से 90 रुपए का सामान चाइना खरीदता है, जिसकी वजह से मंगोलिया की जो एक्सपोर्ट है, जो उसकी इकोनॉमी है, वो बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड करती है और इसी कॉन्टेक्स्ट में मंगोलिया जो है, वो अपने चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है, उसको कम करने का प्रयास कर रहा है। तीसरा रीज़न अगर आप चाइना में देखिएगा, तो चाइना में भी एक मंगोलिया है जिसको इनर मंगोलिया कहते हैं। अब ये इनर मंगोलिया क्या है कि यहाँ पे मंगोलियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहता है, लेकिन चाइना जो है वो जानबूझकर इस इनर मंगोलिया एरिया में भी मैंडरिन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, वहाँ के स्कूल्स में मैंडरिन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा मंगोलियंस जो इनर मंगोलिया चाइना में रह रहे थे, वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट किए। चौथा रीज़न आपको पता है कि दलाई लामा जो इस समय इंडिया में है, उनका भी ओरिजिन मंगोलिया में है, जिसकी वजह से अगेन मंगोलिया का दलाई लामा के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी है और इनफैक्ट 2016 में जब दलाई लामा मंगोलिया विज़िट किए थे, तो चाइना ने वापस से अपना वही हरकत किया, उसने मंगोलिया के एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो इस 4 रीज़न्स की वजह से भारत को लगता है और मंगोलिया को भी लगता है कि इन दोनों का साथ आना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बैलेंस चाइना इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा मंगोलिया का रिलेशन वेस्ट के साथ भी अच्छा हुआ है। इनफैक्ट मंगोलिया जो है, वो इस समय नाटो का पार्टनर अक्रॉस द ग्लोब का भी मेंबर है, जिसमें जापान और न्यूजीलैंड जैसे भी कंट्री हैं। तो आने वाले समय में ये रिलेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, खासकर इस साल, बिकॉज़ 2025 इज़ द 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। इस साल मंगोलिया के प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं और प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर मोदी भी मंगोलिया जाएँगे। तो इसके वजह से एस जयशंकर की जो ये पूरी पॉलिसी है, आप देखिए कैसे अफ़गान पाकिस्तान में खेल रहे हैं, कैसे शेख हसीना को प्रमोट करके यूनुस को बैकस्टॉप करने जा रहे हैं और कैसे आप देखिए मंगोलिया के थ्रू चाइना को लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये भारत का एग्रेसिव मूव है, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है कंसीडरिंग द करंट चैलेंजेस व्हिच इंडिया इज फेसिंग। आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।